वालेकुम। आज हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि एक ऐसे को कैसे लिखना चाहिए और एक ऐसे के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ज़रूरी होता है एक ऐसे के अंदर। मोस्टली वैसे आप ऐसेज याद रखते हैं, उसको खुद याद करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिकली यू हैव टू नो कि ऐसे होता क्या है. According to Oxford Languages, essay is a short piece of writing on a particular subject. कोई एक ख़ास सब्जेक्ट, एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा लिखते हैं. अब ज़्यादातर जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको एक वर्ड लिमिट दी हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है. जिस तरह आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आता होता है वो 10 मार्क्स का आता है, तो आपने उसको आप यूजुअली जो है वो 2 sides ऑफ द पेज, ज़्यादा 2.5 साइड ऑफ द पेज, इवन कुछ लोग 1.5 साइड ऑफ द पेज में भी कंप्लीट कर लेते हैं. जो 20 मार्क्स का आपका ऐसे आता होता है उसमें आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है वो लॉन्गर लिखते हैं, बट आपको वर्ड लिमिट दी गई होती है. नेक्स्ट इज़ दैट इन एन ऐसे आपने अपने व्यूज़, ओपिनियंस और आइडियाज़ को टॉपिक के बारे में एक्सप्रेस करना होता है कि आपका क्या ख्याल होता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ख्यालात आपके आते हैं, क्या राय है आपकी. और 3 तरह के ऐसेस हैं बेसिकली जिसके ऊपर हम ज़्यादातर काम करते होते हैं. एक नरेटिव ऐसे होता है जिसमें आप कोई वाक़या बयान करते हैं या अपना एक्सपीरियंस, कोई आपका जो अपना ज़ाती तजर्बा है वो बयान करते हैं. दूसरा परसुएसिव ऐसे होता है जिसके अंदर आपने अपनी राय का इजहार करके अगले बंदे को थोड़ा सा उस सोच की तरफ माइल करना होता है, या ऐसे इस तरीके से बयान करना होता है कि अगला बंदा जो है वो आपकी बात को सुने, समझे और उस पर माइल भी हो जाए. लास्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऐसे इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्राइब करना होता है जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ होता है, उसको बयान करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स देने होते हैं और उसको एक्सप्लेन करना होता है. बाद आ जाता है कि जी आपने एक ऐसे स्टार्ट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है. पहली चीज़ होती है ब्रेनस्टॉर्म करना. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है कि आपने सोचना है बैठ के कि अच्छा इस टॉपिक पे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मेरे पास क्या क्या मैं चीज़ें इसके बारे में लिख सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें फिट आ सकती हैं. उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपना ऐसे को लेके आगे चलेंगे. फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स आपके जहन में आए उसको लिखते जाएं और उन पॉइंट्स को एक दफ़ा सामने रख के जब आप देखेंगे, आपने याद भी किया हुआ हो ऐसे, तो आपको जिस वक्त ऐसे का टॉपिक आपकी नज़रों के सामने आता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 किस्म के टॉपिक्स हैं मेरे पास, दोनों के बारे में मेरे पॉइंट्स हैं, मैं कौन से वाला लिखूं. तो उसके लिए ये है कि रफ पेज के ऊपर जो है वो आप अपने पॉइंट्स लिखें दोनों के, जिसके पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छा आते हों उसको आप अरेंज करें और फिर आपके हाँ इसके पॉइंट्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ या इसके पॉइंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे. उसके बाद वो जो पॉइंट्स आपके पास आते हैं उसमें हो सकता है कि बहुत सारी फालतू इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आ रहे हैं और आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है या आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं. और सिर्फ आपने वो वाले पॉइंट्स बिलखसूस अपने आउटलाइन में शामिल करने होते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होंगे टॉपिक से. अब आपने आउटलाइन कैसे बनाना होता है और क्यों बनाना ज़रूरी है. आउटलाइन के भी मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं. अगर आपका 25 नंबर का ऐसे आता है तो उसमें 5 नंबर तो आउटलाइन के होते हैं. तो उसमें सबसे पहले एक आउटलाइन जो है वो आपको एक सही मायने देने के लिए, एक तरतीब देने के लिए, अरेंज करने के लिए जो है वो ज़रूरी होता है और हेल्पफुल होता है. और जो बंदा आपका ऐसे चेक कर रहा होता है उसको भी जो है समझ आ जाती है कि ये जो आउटलाइन है इसके मुताबिक ये बच्चा आगे क्या लिखेगा अपने पेपर के अंदर. और उसमें जितने भी पॉइंट्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 आउटलाइन के पॉइंट्स बनाते हैं, उसमें पहला पॉइंट ज़्यादातर आपका वैसे इंट्रोडक्शन होता है, तो अगले 2 3 4 भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कंक्लूजन से पहले पहले. वो सब जो है वो आगे जाके पैराग्राफ या पैराग्राफ्स में डिवाइड होंगे और उससे एग्जामिनर को, रीडर को पता चल जाएगा कि अच्छा किस सीक्वेंस, किस तरतीब के मुताबिक ये पैराग्राफ्स चलेंगे. अगर उसको कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो आपके ऐसे में, उसको पता होगा मैं अच्छा एंड की तरफ मेरे पसंद का पॉइंट है या दरमियान में करके बात हुई हुई उसकी, तो वो ईजी हो जाता है ऐसे को पढ़ना और समझना. उसके बाद जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहा जाता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आएगा. इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपका टॉपिक सेंटेंस पहला सेंटेंस होता है जो बयान करता है, जो बयान देता है कि ये मेरा टॉपिक है और इस डायरेक्शन में मैं अपने ऐसे को लेके जाऊंगी. तो इस
टॉपिक सेंटेंस को पढ़ के ही या एग्जामिनर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसके आपके ऐसे में, या वो बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो कोटेशन से स्टार्ट लेते होते हैं, आप भी कोटेशन से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो रेलेवेंट कोटेशन हो, इरेलेवेंट कोटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेमोक्रेसी पे ऐसे आता है और आप अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी से स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ जो है एक अच्छा इंप्रेशन देती है, और इससे रिलेटेड ही आप अपना पहला टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे तो आपका एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके आउटलाइन के अंदर जिस तरह से आप पैराग्राफ्स की तरतीब बनाते जाएंगे, ये ना हो कि आपने आउटलाइन के अंदर जो है वो तरतीब और की हो और आप ऐसे जिस वक्त लिख रहे हो तो आपकी तरतीब और हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस तरतीब से आउटलाइन बना रहे हैं उसी तरतीब से जो है वो आप अपने ऐसे लिखें। सबसे पहला पैराग्राफ ज़्यादातर इंट्रोडक्शन का होता है। ये एक रफ सा मैंने एग्जांपल बनाई हुई है कि अगर आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल माय फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री और माय फेवरेट पर्सनालिटी इन हिस्ट्री है, तो आप उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं, उसके बचपन के बारे में, उसका बैकग्राउंड बता सकते हैं, या आप बताते हैं रोल ऑफ विमेन इन पाकिस्तान, औरतों का क्या किरदार है। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा बताएंगे कि औरतों का इतना अहम किरदार है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड में थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं कि औरतों का थ्रू आउट हिस्ट्री क्या रोल रहा है। और अगर आपका ऐसा टॉपिक है कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या मोबाइल फ़ोन के यूजेस हैं, तो उसके अंदर आप बता सकते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, तो उसके मुताबिक आपने उसको इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग तरतीब दे देनी है। फिर आपका लास्ट पैराग्राफ जो है वो कंक्लूड करता है ऐसे को। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में डिफरेंस आना चाहिए कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, अभी आपने उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जबकि आपका लास्ट पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जिसमें आप तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं अपने ऐसे के अंदर, और अब आप उस सारे की एक समरी या एक प्रोसेस ही पेश कर रहे हैं, उसका एक सम अप कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को डिफरेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ इस पूरे ऐसे को पढ़ के जो है वो पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ तक मेरे इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। करना क्या है और क्या नहीं करना, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने चाहिए। इसके अंदर आप कोटेशंस को भी एग्जाम्पल्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने आपके पैराग्राफ में आपने असल बात एक जुमले में की और एग्जाम्पल जो है वो 10 जुमलों में कर दी है, और ज़्यादा भी एग्जाम्पल्स ना हो, ये ना हो कि अगेन वो आपकी असल बात जो है वो बीच में रह जाए और एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हो जाए। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप 2-3 एग्जाम्पल्स को कॉमा दे के एक ही जुमले में निपटा लें, तो वो भी आपकी बात क्लियर कर देती है। सिमिलरली कम एग्जाम्पल्स भी ना दें, एक अच्छी नॉर्मल पेस को रखें। हेडिंग्स बीच में ऐड नहीं करनी होती, क्योंकि आपने आउटलाइन में जो है वो हेडिंग को पहले ही बयान किया होता है। आउटलाइन जो है वो आपके हेडिंग्स का मकसद पूरा कर देता है, उसको दोबारा रिपीट करने की ड्यूरिंग द ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में हेडिंग्स नहीं देते। वर्ड लिमिट एक्सीड ना करें, ये ना हो कि आपको कहो कि 300 से 335 वर्ड्स यूज़ करें और आप जो हैं वो 500-600 पे पहुंचे हो, या आपने 100 में बात ख़त्म कर ली हो। फिर उसके बाद ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन की जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक जनरल बात करने की भी कोशिश करनी है और दूसरों की एग्जांपल्स देनी है। अपनी ज़ाती अनलेस के नैरेटिव ऐसे हो, आपको उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये, मैं वो, मेरा ये, या कुछ ऐसे। उसके बाद है प्रॉपर इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है वो जो पैराग्राफ से पहले हम थोड़ी सी जगह मार्जिन से छोड़ देते हैं, ये आपने हर पैराग्राफ की ज़रूर देनी है, वरना हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा, या आउटलाइन से हम टैली नहीं कर सकेंगे हर पैराग्राफ को। और दूसरा ये कि एक अच्छा इमेज भी क्रिएट करता है जब आप पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, और मार्जिन भी छोड़ने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आप कुछ वर्ड्स जो हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है, उसमें आपको एक वर्ड लगता है कि जिसको आप बोल्ड में लिखना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास अवॉइड करें, वो सिर्फ कोटेशंस में लिखें। तो बोल्ड या हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ज़रा अवॉइड करें, ज़रूरत से ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपका पूरा वो पेज जो है वो इस तरह ऐसे लगेगा जैसे दाग धब्बे उस पर लगे हुए हैं। एक एक्टिविटी है जिससे आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने आउटलाइन बनाने के एबिलिटी को। इसमें फॉर एग्जांपल एक ऐसे हम लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल के जदीद दौर की टेक्नोलॉजी, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप लें तो आपने किस तरह से इसकी आउटलाइन बनानी है। आपने सबसे पहले सोचना है कि इस टॉपिक के बारे में आपने क्या क्या बातें लिखनी है।
اس کے بعد آپ نے اس کے پوائنٹس لکھ لینے ہیں. آپ اس کے لیے چونکہ ابھی آپ صرف پریکٹس کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور کی کوٹیشن لکھ رہے ہو, پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ کہ آپ نے اس پرسن کا نام لکھنا ہے جس نے وہ کوٹیشن کی ہوگی یا کہی ہوگی. آپ نے اس کو کبھی بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرنا ہوتا, ادروائز مارکس آپ کے کٹ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے جب پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیے کہ یہ باتیں میں نے اپنے ایسے کے اندر کرنی ہے, تو آپ اس میں سے فالتو باتیں کاٹ دیں اور جو آپ کی باتیں سب سے ریلیونٹ ہیں ان کو ترتیب دے دیں. اور اس کے بعد اپنا آؤٹ لائن جو ہے اس کو پوائنٹس, پوائنٹ نمبر 1 انٹرو, پوائنٹ نمبر 2, 3, 4 اور 5 جو بھی ہوگا کنکلوژن. اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ایسے کو جب آپ لکھیں گے تو آپ آؤٹ لائن کے سیکوینس کو فالو کریں گے. امید ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی, ایک رف سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایسے کو کس طریقے سے لکھتے ہیں. اور اگر آپ مٹیریل بھی اپنے پاس جو ہے وہ اس کو یاد کر کے لکھ رہے ہیں تو بھی یہ چیز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی کہ آپ مٹیریل کو کیسے پراپر طریقے سے ایسے میں لکھ سکتے ہیں.